हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ डेली डोज में वीकली करंट अफेयर्स। तो बहुत ही मज़ेदार सेशन हमारा रहने वाला है। हम पूरे वीक के जो अभी तक के करंट अफेयर्स थे वो डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से आप सब करंट अफेयर्स का आंसर दीजिए। तो चलिए देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव लीगलाइज्ड रिक्रेशनल मैरिजुआना ऑन द नेशनल बेसिस। तो देखिए, जिसको एक तरह से ड्रग भी माना जाता है तो उसको लीगलाइज कर दिया गया है कौन कौन सी कंट्रीज में, और इसमें से कौन सी बिल्कुल लेटेस्ट है वो भी आपको पता ही होगा। सी थाईलैंड, वी नो इट इज़ द लेटेस्ट वंस। तो इसके अलावा कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो कि लीगलाइज करती हैं, तो जल्दी से बताइए इसका क्या है करेक्ट आंसर। सी द करेक्ट आंसर इज कि थाईलैंड रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू लीगलाइज द मेडिसिनल एंड इंडस्ट्रियल यूज ऑफ मैरिजुआना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। कैनेडा एंड उरुग्वे आर द ओनली टू कंट्रीज विच हैव लीगलाइज्ड रिक्रेशनल मैरिजुआना। ठीक है। और तो बी मतलब कि जो रिक्रेशनल है वो सिर्फ दो ही कंट्रीज करती हैं, कनाडा एंड उरुग्वे। एंड मेडिसिनल एंड इंडस्ट्रियल जो है वो थाईलैंड ने किया है। चलिए, एन राजा गोपालाचारी एन राजा गोपालाचारा एन राजा गोपालाचारा बहुत ही फेमस नाम है तो इसलिए ऐसे लगता है। एन राजा गोपाला निगर कमेटी समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, जो कमेटीज़ हैं वो स्टेट एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं, तो ये एक रिसेंटली बहुत ही पॉपुलर कमेटी है। तो ये किसके साथ रिलेटेड है? रिवीजन ऑफ पेटेंट सिस्टम, लॉन्ग टर्म फूड पॉलिसी टू डिसाइड द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ रिजर्व्स दैट द आरबीआई शुड होल्ड, न्यू मेथडोलॉजी फॉर द मेजरमेंट ऑफ पावर्टी। तो इन चारों में से किसके साथ रिलेटेड है ये कमेटी, आपने बताना है। देखिए, जो ये कमेटी है इसको बनाया गया था इन 1957 टू प्रोवाइड अ रोड मैप फॉर रिवाइजिंग द पेटेंट सिस्टम। पेटेंट्स आपको पता ही है कि जब कोई नया आप कोई नई कोशिश करते हैं, कोई नया उत्पादन आप पेश करते हैं तो उसको पेटेंट किया जाता है। सो रिवीजन ऑफ द पेटेंट सिस्टम के साथ ये रिलेटेड है। इन 1959 द नगर कमेटी सबमिटेड इट्स वेल आर्ग्यूड 397 पेज रिपोर्ट विच रिकमेंडेड द रिटेंशन ऑफ पेटेंट सिस्टम डिस्पाइट इट्स शॉर्टकमिंग्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन हॉर्न्ड राइनो के ऊपर है। विद रेफर्स टू द ग्रेटर वन हॉर्न्ड राइनो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया इज द ओनली प्लेस वन कैन सी greater one horned rhino. The rhino is used as an aphrodisiac in Vietnam. तो वन हॉर्न्ड राइनो क्या सिर्फ हिंदुस्तान में ही पाया जाता है? एंड इट इज़ एफ्रोडिसिक इन वियतनाम। तो दोनों ये स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें जो स्टेटमेंट है वो समझ में नहीं आती। तो जैसे यहाँ पे आप एफ्रोडिसिएक का मतलब आपको नहीं पता होगा, तो ऐसी चीज़ों में आप क्या कर सकते हैं कि आप जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको बार बार पढ़ने से आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी। क्वेश्चन पेपर में आपकी मदर टंग में या फिर हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऐसी चीज़ों में यू कैन रेफर टू कि हिंदी में क्या उस वर्ड का मतलब है, तो आपको पता हो चल जाएगा। एफ्रोडिसिक का मतलब होता है जिसको हम खा सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट्स की बात करें तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि वियतनाम में इसको खाने पीने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि जो वन हॉर्न राइनो है वो इंडिया, नेपाल और आपको इट इज़ अवेलेबल इन बंगाल एंड असम, एंड इंडिया इज़ होम टू मोर देन 75% ऑफ द ग्रेटर वन हॉर्न राइनो पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। और इसके साथ साथ जो ये राइनो है इसको वियतनाम में ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन, कैंसर, हैंगओवर्स वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। अगला है माइक्रोप्लास्टिक के ऊपर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द माइक्रोप्लास्टिक्स। The presence of microplastic particles in the air has the potential to influence the climate by accelerating the melting of snow and ice. इसका कहने का मतलब है कि जो माइक्रोप्लास्टिक है अगर वो एयर में प्रेजेंट होगा तो वो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करेगा। दूसरा है कि माइक्रोप्लास्टिक कैन ट्रैवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर थ्रू द एयर। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स में आपने बताना है कि कौन सा है सही स्टेटमेंट। देखिए, दोनों ही अगर हम देखें तो सही है बिल्कुल। Atmospheric modeling suggested microplastics
बहुत सारे किलोमीटर्स ट्रैवल करके एयर में पाए जाते हैं और उनके साथ जो है जो क्लाइमेट है वो इन्फ्लुएंस होता है और ग्लोबल वार्मिंग होती है. एज अ रिजल्ट इट एक्सलेट्स स्नो एंड मेल्टिंग ऑफ आइस. अगला है टर्म ग्रीन गोल्ड रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज यूज्ड फॉर. ग्रीन गोल्ड किसको कहा जाता है? टी को, तेंदू लीव्स को, यूक्लिप्टस या फिर जैत्रोफा. देखिए जो तेंदू है इट इज़ कंसीडर्ड एज द ग्रीन गोल्ड एंड इट इज़ द प्रोमिनेंट माइनस प्रोड्यूस इन इंडिया. तो तेंदू लीव्स की जितनी सारी आप अगर उसकी वैल्यूज़ देखें तो उसके हिसाब से उसको ग्रीन गोल्ड कहा गया है. इट वॉज नेशनलाइज्ड इन मध्य प्रदेश 1964 में. द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कलेक्ट्स तेंदू लीव्स, अलाउज देयर ट्रांसपोर्टेशन एंड सेल्स देम टू ट्रेडर्स. छत्तीसगढ़ में तेंदू लीफ इज कलेक्टेड थ्रू द स्टेट माइनस प्रोड्यूस फेडरेशन. देयर आर मोर देन 10,000 कलेक्शन सेंटर्स ऑफ फड्स वेयर तेंदू लीव्स आर कलेक्टेड फ्रॉम कलेक्टर्स. चलिए अगला देखते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी 2022. तो एयर स्पोर्ट पॉलिसी बनी है 2022, उसके बारे में पूछा गया है. द पॉलिसी एम्स टू ऑर्गेनाइज अ प्रीवियसली अनरेगुलेटेड सेक्टर एंड कुड पोटेंशियली जनरेट मोर एनुअल रेवेन्यू. एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया शैल बी द ऑटोनोमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन. देखिए एयर स्पोर्ट्स के बारे में एक पॉलिसी बनाई गई है, उसके रिलेटेड हैं दोनों ये स्टेटमेंट कि क्या ये ऑटोनोमस बॉडी होगी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और ये जो पॉलिसी है वो अनरेगुलेटेड सेक्टर को ऑर्गेनाइज करने के लिए बनाई गई है. तो दोनों स्टेटमेंट्स को अगर देखा जाए तो दोनों ही इनकरेक्ट है. रीज़न बीइंग टूरिज्म, डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इवेंचुअल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पोर्टिंग गुड्स, जो भी आप इन सब की बात कर रहे हैं ये सारे आते हैं एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में. ठीक है, तो ये एक एपेक्स गवर्निंग बॉडी है. नेशनल एसोसिएशन फॉर इंडिविजुअल एयर स्पोर्ट्स और अ सेट ऑफ एयर स्पोर्ट्स, ये सारा रीजनल लेवल पे जो है इसको देखा जाता है. स्टेट यूनिट मतलब स्टेप बाय स्टेप इसकी सेंट्रलाइजेशन हुई है. रीजनल लेवल है, स्टेट लेवल है, यूटी लेवल है, फिर उसके आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है एयर स्पोर्ट्स एसोसिएशंस हैं, तो वो सब इसको रेगुलेट करती हैं. अब ये जो पॉलिसी बनाई गई है ये टूरिज़्म को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जो ताकि टूरिज़्म भी डेवलप हो, एयर स्पोर्ट्स भी डेवलप हों और उसमें लगाया जाएगा पैसा अराउंड जो कि जनरेट कर पाए एनुअल रेवेन्यू ऑफ 8,000 to 10,000 करोड़ इन द नियर फ्यूचर. सो दिस वुड बी अ 4-tier गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ एयर स्पोर्ट्स इन इंडिया, जो कि एक एपेक्स गवर्निंग बॉडी बनाई जाएगी और फिर वो स्टेप बाय स्टेप स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे एयर स्पोर्ट्स को रेगुलेट करेगी. चलिए, with reference to Financial Action Task Force, consider the following statements. It regulates regular peer-reviewed evaluations under the mutual evaluation of countries to check their performance on standards prescribed by it. For countries under its grey list, the FTAF calls on members and non-members to apply enhanced due diligence. So, which of the following above are correct? सो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में पूछा गया है कि इट कंडक्ट्स पीयर रिव्यूड एवेल्युएशंस कंडक्ट करती है. ठीक है, जो कंट्रीज ग्रे लिस्ट में है तो FTAF calls on the members and non-members to apply enhanced due diligence. So which of the following is correct? देखिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. ये रेगुलर जो इवैल्यूएशंस करती है टू चेक देयर परफॉर्मेंस की जितने स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं FATF के अंडर उसके हिसाब से काम चल रहा है या नहीं. लेकिन अगर ग्रे लिस्टेड कंट्रीज़ जो हैं FATF के अंडर, तो FATF does not tell other members to carry out due diligence measures. The listed countries but does not tell them to consider the risk under such countries possess. जो ब्लैक लिस्ट कंट्रीज़ हैं FATF उन मेंबर्स और नॉन मेंबर्स को कॉल करके ये इंश्योर करती हैं कि वो इन्हांस्ड डिलीजेंस जो है वो फॉलो करें. अगर बहुत ही सीरियस केसेस होंगे देन दी मेंबर्स आर टोल्ड टू अप्लाई काउंटर मेजर सच एज सैंक्शंस ऑन द लिस्टेड कंट्रीज. ठीक है, तो ग्रे लिस्टेड के लिए कम है रिस्ट्रिक्शंस, ब्लैक लिस्टेड के लिए ज़्यादा है.
G7 कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में है आजकल रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से, तो आपको याद रखना है कि उसके मेंबर्स कौन कौन से हैं। तो इनमें से अगर हम चारों ऑप्शंस में से बात करें तो पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ G7। तो देखिए, G7 country consists of US, UK, Germany, Japan, Italy, France and Canada, and major purpose of G7 countries क्या था, ताकि वो रिजॉल्व कर सके ग्लोबल प्रॉब्लम्स। जितनी भी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं वो इकट्ठी मिलके फाइनेंशियल क्राइसिस, मॉनेटरी और ऑयल शॉर्टेज जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। With reference to Organization of Islamic Cooperation, consider the following statements. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन भी एक बहुत बड़ी बॉडी है, इस्लामिक कॉरपोरेशन है। तो यूएन मेंबर्स विद मुस्लिम मेजॉरिटी कैन जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द यूनाइटेड नेशन। तो क्या है आपका इसका, इसमें से आपको इनकरेक्ट बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट। देखिए, दोनों ही करेक्ट हैं। यूएन मेंबर्स विद मुस्लिम मेजॉरिटी कैन जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द यूनाइटेड नेशंस। तो इसकी 57 स्टेट्स की मेंबरशिप है चारों कॉन्टिनेंट्स में, जो कि बिखरी हुई है। तो जैसे कि आपको पता है कि इस्लामिक कम्युनिटी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, तो इसी वजह से ये सेकंड बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। नन्ही परी प्रोग्राम विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो नन्ही परी प्रोग्राम क्या है? A new program to provide financial benefits to the elderly, a program to enhance rural health access, a program to protect the birth of a girl child, a program to provide nutritional supplements to remote areas. So Nani Pari program क्या है? It is a scheme to provide one-step solution to parents, eliminating their need to visit their offices, जैसे birth certificate हो गया, आधार सर्टिफिकेट हो गया। तो उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जब भी एक बच्चा बॉर्न होता है तो ये सारे लीगल जो प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए ये एक वन स्टेप सोल्यूशन है, स्पेशली फॉर द गर्ल्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल ओपनिंग ऑफ द बैंक अकाउंट ऑफ द गर्ल्स, तो ये सारा एक जगह पे ही हो जाएगा जैसे ही एक छोटी बच्ची पैदा होगी। Monkeypox which was seen recently news must be categorized as a monkeypox। इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाई थी, जो कि आप चैनल में देख सकते हैं। अगर आपको इसके सिम्टम्स के बारे में इसकी पूरी डिटेल चाहिए तो monkeypox की वीडियो देखिए। सो इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन और अ प्रोटोजोन इन्फेक्शन। सो इट इज़ अ इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन, और ये सबसे पहले न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया में डिटेक्ट किया गया था। तो it is usually linked to travel to Central or West Africa, so it has been identified in the other locations in the recent week। तो इसकी जितनी भी स्प्रेड है या जो भी प्रिकॉशंस है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसका ध्यान रख रहे हैं। तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट बॉडी फ्लूइड से स्प्रेड होता है, एंड जो रिकवरी पीरियड है 2 to 4 वीक्स है, लेकिन बाद में भी काफ़ी इलनेस हो सकती है। यंग चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन, इम्यूनोसप्रेस्ड पीपल, ये सारे हायर रिस्क पे हैं। अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो स्किन पे बहुत अजीब से सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अगला देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गवर्नमेंट्स एम ऑफ फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस। बाय 2024 fortified rice would be available under every government program. The Department of Food and Public Distribution has been coordinating all activities regarding the distribution of fortified rice. Which of the following statements is are correct? देखिए, फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस, जब भी हम फोर्टिफिकेशन करते हैं किसी चीज़ की, तो इसका मतलब होता है कि हम उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो बढ़ाना चाहते हैं। देखिए, तो बाय 2024 देयर वुड बी फोर्टिफाइड राइस, जैसे पीडीएस सिस्टम हम जिसकी बात कहते हैं, तो अंडर एवरी गवर्नमेंट प्रोग्राम। ठीक है, और इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कोऑर्डिनेट करेगा। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। रिसेंटली हेल्ड 12th WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस, वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। देखिए, ये छोटे छोटे जो वेन्यूज़ हैं ये भी पूछे जा सकते हैं, दोहा, वियना, जिनीवा या फिर एडिस अबाबा। तो ये कहाँ पे हुई थी? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स
एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर जो हैं वो गए थे G33 मिनिस्ट्रियल मीटिंग विच वॉज हेल्ड इन जिनेवा. Biomitra, which is recently seen in news, is related to which of the following? It is a binary supermassive black hole system in the Blazar. It is a space-faring human robot developed by ISRO. It is an ancient Buddhist relic identified in Mongolia. It is a unique set of fossil dinosaur eggs with one egg nesting within the other. तो Biomitra क्या है? देखिए, इट इज़ अ स्पेस फेयरिंग ह्यूमन रोबोट डेवलप्ड बाय इसरो. आपको पता है कि हमारा बहुत ही बड़ा जो मिशन है गगनयान, जिसमें कि एक इंसान को भेजा जाएगा, ठीक है, स्पेस में. तो गगनयान मेजर मिशंस लाइक द टेस्ट व्हीकल फ्लाइट फॉर द वैलिडेशन ऑफ क्रू एस्केप सिस्टम परफॉर्मेंस एंड द फर्स्ट अनक्रूड मिशन ऑफ गगनयान आर शेड्यूल्ड इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2022. तो 2022 में ये मिशन जाने वाला है. तो इसके साथ साथ देर विल बी Biomitra स्पेस फेयरिंग ह्यूमन रोबोट डेवलप्ड बाय इसरो, एंड फाइनली द फर्स्ट क्रूड गगनयान मिशन विल टेक प्लेस इन 2023. तो एक ह्यूमन रोबोट बनाना जा रहे हैं जो कि गगनयान मिशन में असिस्ट करेगा. विथ रेफरेंस टू रामसे हंट सिंड्रोम, देखिए ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में थी जस्टिन बीबर की वजह से. तो उनके फैंस जो थे, जब उनको ये न्यूज़ मिली कि उनको ये प्रॉब्लम हो गई है और पैरालिसिस हो गया है, तो बहुत ज़्यादा निराशा थी. तो क्या है ये रामसे हंट सिंड्रोम? It is caused by reactivation of Varicella zoster virus. There is no treatment available for Ramsay Hunt syndrome. Which of the following are correct? तो आपको इसके बारे में बताना है. देखिए इसमें क्या है कि ये बिल्कुल इट इज़ कॉज्ड बाय रीएक्टिवेशन ऑफ वर्सीला जोस्टर वायरस. एंड अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटीवायरल थेरेपीज़ और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आर कॉमनली यूज टू ट्रीट द कंडीशन, बट बहुत ही महंगी और बहुत ही ज़्यादा जो है ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है. तो चलिए ये सब था आज के करंट अफेयर सेशन में. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. आई होप कि आपने सारे क्वेश्चंस का जवाब दे दिया होगा. अपना स्कोर प्लीज़ लिखिए, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी. और हम आशा करते हैं कि आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव होगा. तो इसके साथ साथ प्लीज़ वर्क हार्ड एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस.